हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पार्ट 4 होने वाला है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो पार्ट 1 में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पार्ट 2 में हमने कवर किया था पार्टनरशिप। पार्ट 3 में कवर किया है हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज के पार्ट 4 में हम कवर करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ओन्ड बाय पीपल कॉल्ड शेयर होल्डर्स। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस है जो ओन्ड बाय है उन लोगों के जो शेयर होल्डर्स हैं। ईच शेयर होल्डर ओन्स कंपनी स्टॉक इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ देयर शेयर्स। यानी जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के स्टॉक ओन करते हैं इन प्रपोर्शन, यानी उस मात्रा में टू द नंबर ऑफ देयर शेयर्स, यानी जितने उनके पास शेयर्स हैं। तो अब हम आते हैं इसके फीचर्स की ओर। पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी जो कंपनी है वो लॉ की क्रिएशन है और ये इंडिपेंडेंट है अपने मेंबर से। लाइक नेचुरल पर्सन, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, बोरो मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड कैन बी स्यूड। मतलब एक नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो किसी से पैसे बोरो कर सकती है और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, और यहाँ तो वो किसी के ऊपर केस कर भी सकती है या उस पर केस हो भी सकता है। लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी खा या पी नहीं सकती। नंबर सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यानी कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो अलग है अपने मेंबर से। इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। यानी कि इसकी जो एसेट्स होती हैं या जो इसकी लाइबिलिटी होती है वो उसके जो ओनर्स हैं यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे अलग है। द लॉ डजंट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर टू बी वन एंड द सेम। यानी जो लॉ है वो बिजनेस यानी जो कंपनी है और जो उसका ओनर है उसको सेम नहीं मानती, वो अलग अलग चीज़ें हैं। थर्ड है फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द प्रेपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपल्सरी एज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। यानी जो कंपनी की फॉर्मेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहती है, काफ़ी एक्सपेंसिव मानी जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने पड़ते हैं, और इवन की जो रजिस्ट्रेशन है कंपनीज की वो कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। फोर्थ पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ कैन ब्रॉट टू एंड ओनली बाय द लॉ। इट विल ओनली कीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड। यानी कंपनी जो एक क्रिएशन ऑफ लॉ है, लॉ के द्वारा ही बनाई जाती है और ये जो एंड होएगा वो भी लॉ के द्वारा ही एंड की जाएगी। एक स्पेसिफिक प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कंपनी का एंड नहीं हो सकता। मेंबर में कम एंड मेंबर में गो बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। यानी जो कंपनीज में मेंबर्स होते हैं उसका कंपनी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, या वो आए या वो जाए, कंपनी उससे जो कंपनी की लाइफ है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल। Control of a company is undertaken by the board of directors. Directors are directly accountable to the shareholders for the working of company. जो कंपनी का कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है और वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के ऊपर फॉर वर्किंग ऑफ कंपनी। जो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही ओनर माने जाते हैं कंपनी के, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं मेंबर को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी चलाएगा या जो कंपनी कंट्रोल करेगा। इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एक तरह से उनको मैनेजर्स भी कह सकते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कंपनी को, और शेयर होल्डर्स वो ओनर होते हैं। सिक्स्थ है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। यानी जो लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। जो मतलब शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड रहती है। सेवंथ पॉइंट है कॉमन सील।
कॉमन सील एक तरह से जो कंपनी होती है उसका सिग्नेचर माना जाता है। अगर कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना हो तो कॉमन सील कंपनी की होना ज़रूरी है। अगर कॉमन सील नहीं होगी तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट with other by indicating a company approval through common seal. Common seal act as a signature of company. यानी जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो डायरेक्ट होती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे कॉमन सील के जो होता है कॉमन सील के थ्रू, क्योंकि कॉमन सील एक तरह से कंपनी का सिग्नेचर माना जाता है। अब हम आते हैं मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट पेड बाय देम फॉर शेयर्स। यानी कि जो शेयर होल्डर है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी ही रहेगी जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है शेयर्स की फॉर्म में, जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। नंबर सेकंड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, retirement, insolvency of its members as it has a separate entity from its members। यानी जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होगी, चाहे उसके जो मेंबर्स है उसकी चाहे डेथ हो जाए, चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंस ही क्यों ना हो जाए। नंबर थर्ड है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, a company has a large financial resource capital can be attracted from the public as well as through loan from banks and financial institutions। यानी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन मतलब वो एक्सपेंशन बड़े आराम से कर सकती है कंपनी एज कंपेयर टू जो सोल प्रोप्राइटर होता है या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस वो अट्रैक्ट भी कर सकती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फोर्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। A company can afford to pay higher salaries to the specialists and professionals. It can employ people who are expert in their areas। यानी जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी हायर कर सकती है और क्योंकि वो अफोर्ड कर सकती है उन्हें हायर सैलरीज पे करना, इस तरह से वो प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको हायर कर सकती है और उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज के उसको एडवांटेजेस मिलते हैं। नंबर फिफ्थ है मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती है, उन्हें ले सकती है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट हैज़ द इनहेरेंट एबिलिटी टू मोबिलाइज ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब हम आते हैं डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है इसकी जो फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेट टाइम, efforts and knowledge of legal requirement and the procedure involved। नंबर सेकंड है lack of secrecy, यानी secrecy नहीं रहती इसमें। The Companies Act required each public company to provide information time to time to the registrar of a company। Such information is available to general public too, so that it is difficult to maintain secrecy। यानी जो Companies Act है उसके हिसाब से जो पब्लिक कंपनी होती है उसे टाइम टू टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी को देनी होती है और रजिस्ट्रार आगे वो जनरल पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए सीक्रेसी इसमें मेंटेन नहीं रहती। नंबर थर्ड है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। सेपरेट ऑफ ओनरशिप and management leads to the situation in which there is a lack of efforts as well as personal involvement on the part of officers of company। यानी जो इसकी ओनरशिप है और जो इसकी मैनेजमेंट है वो तो सेपरेट ही है, ओनर शेयर होल्डर है और जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसमें एफर्ट्स नहीं मतलब वो लगा पाते, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इतने एफर्ट्स नहीं लगाते और जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है वो भी नहीं रहती ऑफिसर्स की। फोर्थ पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो हमेशा डिले रहती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। कंपनीज आर मैनेज थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। कम्युनिकेशंस एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल में कॉज डिले इन डिसीजन मेकिंग। यानी जो कंपनीज हैं वो मैनेज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू,
और वो सबको फॉलो करना पड़ता है, टॉप मैनेजमेंट को, मिडल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो कम्युनिकेशन होती है उनके बीच में और जो अप्रूवल होती है वो हमेशा इसी वजह से डिले हो जाती है और डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी डिले हो जाती है उनकी। फिफ्थ है न्यूमरस रेगुलेशंस। अ कंपनी इज बर्डन विद द न्यूमरस restrictions in respect of aspects including auditing, voting, preparation of documents and required to obtain various certificates from different agencies. This reduce freedom of operation of a company and take a lot of time, money and efforts. काफ़ी मतलब रेगुलेशंस रहते हैं उनकी, ऑडिट जो है मतलब अकाउंट्स के चेक कैसे करना है उसे हम ऑडिट कहते हैं। वोटिंग उस जो होती है बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, प्रेपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो जितने सारे जो सर्टिफिकेट्स जो होते हैं काफ़ी रेगुलेशंस रहते हैं इसके। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। नंबर 6 है कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देयर मे बी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कंपनी के साथ लिंक होते हैं, जिनका कंपनी का कुछ लेना देना होता है। ऑफ अ कंपनी एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज वांट हायर सैलरीज, consumer desire high quality products at reasonable price, shareholder want higher returns in the form of dividends. These demand cause problem in managing the company as it often becomes difficult to satisfy each diverse interests. यानी जो कन्फ्लिक्ट हमेशा इंटरेस्ट में रहता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हायर सैलरीज हमेशा डिमांड करते हैं, जो अपने होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं वो हायर डिविडेंड्स चाहते हैं हमेशा, और जो कंज्यूमर होता है हमेशा चाहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स कम से कम प्राइस में मिले। तो जितने भी इंटरेस्ट हैं इन सब में कन्फ्लिक्ट तो रहता ही है, और मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी मैनेजमेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में। जनरली दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो पहले आती है प्राइवेट कंपनी। अब हमें पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं इसे। अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नंबर फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर शेयर्स, यानी जो उसके मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड है मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स, यानी कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स होने चाहिए। नंबर थर्ड है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल डजंट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल, यानी ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। फोर्थ है पेड अप कैपिटल, मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 और सच हायर अमाउंट विच में प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कम से कम 1,00,000 रुपया जो है वो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, और इससे ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब है टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। नंबर 5 है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स मस्ट बी देयर, यानी कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए प्राइवेट कंपनी में। अब हम आते हैं पब्लिक कंपनी पे, इसे भी हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी इन विच, जिसके फर्स्ट है मेंबर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, यानी कम से कम इसके 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम जितने मर्जी हो वो अनलिमिटेड होते हैं। नंबर सेकंड है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, देयर मस्ट बी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, यानी कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। थर्ड है पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल विल बी एटलीस्ट 5 लाख, यानी कम से कम इसकी 5 लाख पेड अप कैपिटल होनी ही चाहिए। नंबर फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, शेयर्स इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। नंबर फिफ्थ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर और डिबेंचर, यानी इनवाइट करती है पब्लिक को शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए या डिबेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।